जय हिंद। तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से हम सब भौतिक विज्ञान घटना चक्र 2024 के भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एक वीडियो में हम सब समाप्त करेंगे। ठीक है। और 17वें बीपीएससी पीटी के एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बनाई जा रही है और इस क्लास में भौतिक विज्ञान का पूरा समाप्त होगा। ठीक है। चलिए, तो आइए और जुड़ जाइए भौतिक विज्ञान के इस छोटे से क्लास में, जो कि बहुत जल्द ही कंप्लीट आपको करवा दिए जाएंगे, अच्छे तरीके से याद करवा दिए जाएंगे। आपने अगर ऑफिसर बनने का सपना अगर देखा है तो आपको प्रीवियस साल का क्वेश्चन आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए आइए और क्लास से जुड़ जाइए। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या पूछा है, एम्पियर पूछा है। ठीक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या पूछे, एम्पियर पूछे हैं। ये भौतिक विज्ञान वाले प्रश्न। देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और एक एम्पियर में जो है 1 कूलम प्रति सेकंड के बराबर होता है। और एम्पियर एक कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। ठीक है। चलिए आ जाइए, अगले प्रश्न आइए। निम्न निम्न तत्वों में किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो वह हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारणतः हाइड्रोजन समस्थानिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो ड्यूटेरियम है उसमें 1 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक में ट्राइटियम अर्थात 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। चलिए आ जाइए, अगले प्रश्न आई। एंगस्ट्रम इकाई है किसका, एंगस्ट्रम इकाई है किसका, तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य का। देखिए, तरंगदैर्घ्य का मापक एंगस्ट्रम होता है और 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। आ जाइए, अगले प्रश्न। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की है। देखिए, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसके द्वारा, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ठीक है। तो 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल जो बने होते हैं वह किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी के क्वार्टज क्रिस्टल किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखिए, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल या राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक के रूप में उपयोग होता है वे मानव निर्मित होते हैं। क्वार्टज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविजन में भी होता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में कौन मूल भौतिक राशि है, तो वह विद्युत धारा। निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो विद्युत धारा। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योता, तीव्रता या पदार्थ के परिमाण 7 मूल भौतिक राशि होते हैं। मूल राशि की मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। देखिए अगले प्रश्न आई। ओम मीटर मात्रक है किसका, प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओम, और ओम मीटर तो प्रतिरोधकता का। ठीक है। देखिए, किसी पदार्थ की भौतिक प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता बराबर R इंटू ए बटा एल, जहां R है जो विद्युत का प्रतिरोध है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक मीटर होता है। एल है जो धारा, मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो दिशा में लंबाई है, जिसको एसआई मात्रक मीटर होता है। ए है जो धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है। चलिए, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, दूरी की। देखिए, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं और 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। चलिए, हर्ट्ज से क्या मापी जाती है, आवृत्ति। हर्ट्ज से क्या मापी जाती है, आवृत्ति मापी जाती है।
देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति की माप की जाती है। इसके संकेत एचजेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह सामान्य मनुष्य जो 20 एचजेड से 20,000 एचजेड तक की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज के द्वारा, आवृत्ति की माप की जाती है हर्ट्ज के द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। देखिए विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू आई होता है। V का मान W बटा G भी कर सकते हैं और I का मान Q बटा T भी कर सकते हैं, अर्थात P बराबर W बटा T होता है, जिसका एसआई मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होंगे और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट भी होता है। अगले प्रश्न आइए, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा कितनी होती है? तो दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो दृश्य स्पेक्ट्रम की जो तरंगदैर्घ्य है वो 3900 से लेकर 7600 तक। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंख की क्षमता, प्रकाश के स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर या एंगस्ट्रम में यह मान 3200 एंगस्ट्रम से लेकर 8600 एंगस्ट्रम तक होता है। ठीक है, अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताया है और एनसीआईसीटी की पुस्तक, मतलब एनसीईआरटी की पुस्तक, एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से लेकर 700 नैनोमीटर लिखा गया है। परीक्षार्थी इसका विकल्प के अनुसार इस प्रास के भीतर निकटतम उत्तर जो है वो 3900 से एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम ही होगा। चलिए 13 नंबर में आइए, सौर्य विकिरण निम्न में से किस प्रास में दिखता है? तो वह 400 से 700 एनएम प्रास में दिखता है। चलिए आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर, घनत्व तो हाइड्रोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से द्रवों या जल के तुलनात्मक घनत्व मापन किया जाता है। चलिए दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आइए, किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है और दाब का एसआई मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और दाब के एसआई मात्रक पास्कल होते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होते हैं। चलिए दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक अभी क्या बताएं, या तो न्यूटन और नहीं तो क्या बताएं, न्यूटन सॉरी दाब का मात्रक, क्योंकि दाब का जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, तब बल का हो गया न्यूटन और क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया इसलिए इनमें से कोई नहीं लिया। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? देखिए इसका क्लास हम डीपली बहुत अच्छे तरीके से लिए हैं, कौन अदिश राशि है कौन सदिश राशि है इसकी पहचान के लिए। ठीक है, उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप बहुत से लोग वहां से वीडियो देख लीजिए। अदिश राशि है कौन है? तो दाब है जो अदिश राशि है। दाब है जो अदिश राशि, वे राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है वह सदिश राशि कहलाता है, जैसे वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग। और जिन राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सदिश राशि नहीं है? तो गति। सदिश राशि कौन नहीं है? तो गति है जो सदिश राशि नहीं है। चलिए आइए, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? यदि धरती की घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो वो घट जाएगा। पिंड का वजन क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रश्न पूछा यदि धरती की घूमने की गति जो घूम रही है उसको बढ़ा दिया जाए तो इसका भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखिए किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर, किसी परिक्रमण करने वाले निकाय पर, ठीक है, भूमध्य रेखीय पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। ठीक है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार की क्या होती है? कमी दर्ज होती है।
निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं होता है? देखिए, तो इसमें जो मात्रक है वो किसकी नहीं होती है? तो इसमें जो मात्रक है वह मात्रक है जो किसकी, विकृति की कोई मात्रक नहीं होती है। ठीक है, किसी वस्तु की बीमा में आय परिवर्तन या उसके वस्तु के मूल्य बीमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक बीमाहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में से किस तरीके से एक वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो वह एक जूल प्रति कूलम। एक वोल्ट को व्यक्त करने के लिए एक जूल प्रति कूलम से उसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, एक वोल्ट को एक कूलम के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक वोल्ट बराबर एक जूल प्रति कूलम होता है, जो कि विकल्प ए सही है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न आई। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर क्या होगा? तो देखिए, पृथ्वी की सतह पर 100 है तो इसका 1/6 हो जाता है, तो 100 का 1/6 क्या हो जाएगा? 100 का 1/6 तो 16.79 न्यूटन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ का भार, पृथ्वी पर का भार चंद्रमा पर के भार का 6 गुना होता है। ठीक है, तो ये 16.69 हो गया। चलिए सही कथन को चुने। इसमें सही कथन क्या करा, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। गलत बात है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है जो बैगनी प्रकाश से ज्यादा होती है। ऑप्शन बी हमारा सही है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और इसकी आवृत्ति क्या होती है, न्यूनतम होती है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। जिस दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जिस दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है, यह घटना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। देखिए, जिस दिन पानी पर साबुन का फिल्म दिखाई देती है, यह सुंदर रंग दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। देखिए, दिन में पानी पर साबुन के फिल्म प्रकाश किरणों को व्यतिकरण के कारण अनेक रंग और वह सुंदर दिखाई देता। चलिए, एक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं। एक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित हिस्सा क्या कहलाते हैं? तो न्यूक्लियस कहलाते हैं। देखिए, एक परमाणु के केंद्र पर धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक परमाणु का केंद्र होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। ठीक है, अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। ठीक है, जो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और ये दोनों जो होते हैं उसी को न्यूक्लियॉन कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻27 kg होता है। इसकी खोज गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। चलिए आ जाइए। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर है, कपूर को जब गर्म करते हैं तो वह सीधे गैस में बदल जाता है और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। देखिए, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तथा गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में हो जाता है। इसी को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्था का एक साथ रह सकती है वह क्या कहलाता है? तो त्रिक बिंदु। वह बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्था एक साथ रह सकती है उसी को कहते हैं त्रिक बिंदु कहते हैं। देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव गैस अवस्था एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु कहलाती है। उदाहरण के स्वरूप में 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव्य जल
ठोस बर्फ और जलवाष्प एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको त्रिक बिंदु कहा गया कि जल में भी, बर्फ में भी और जलवाष्प तीनों एक साथ पाए जाते हैं। चलिए, कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो आवेशित कण है। कॉस्मिक किरणें क्या है? तो आवेशित कण है। देखिए, कॉस्मिक किरणें जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, यह उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश के गति से गमन करती है। चलिए अगले प्रश्न आइए। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर बड़की जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जेनरेशन के लिए। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर बड़की जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो जेनरेशन के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए, 2G दूसरी पीढ़ी के बेतार संचार प्रौद्योगिक हैं और 2G स्पेक्ट्रम में बड़की जी जेनरेशन अर्थात पीढ़ी के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलिए, राडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। देखिए, स्कॉटिश भौतिकविदा रॉबर्ट वाटसन वाट ने वर्ष 1935 ईस्वी में पहला प्रायोगिक राडार का विकास किया और द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमले से पूर्व संचेत करने के लिए किया गया है। चलिए, गॉड पार्टिकुलर क्या होते हैं? तो वह हिग्स बोसॉन होते हैं। गॉड पार्टिकुलर क्या होते हैं? तो वह हिग्स बोसॉन होते हैं। गॉड पार्टिकुलर, देखिए, तो गॉड पार्टिकुलर क्या होते हैं? हिग्स बोसॉन होते हैं। देखिए, हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 ईस्वी में किया गया। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 ईस्वी को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वर कण या गॉड पार्टिकुलर उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के एंगल्ट वर्ष 2013 ईस्वी के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न आइए। सीवी रमन के भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो किसे हुआ? 1930 ईस्वी में। सॉरी, कब पूछा जा रहा कि सीवी रमन को जो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिले वो कब मिले? तो 1930 ईस्वी में मिला। देखिए, भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें वर्ष 1930 ईस्वी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत से संबंध अन्य नोबेल पुरस्कार भी जीते गए, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 ईस्वी में, बी रामकृष्ण को रसायन के क्षेत्र में 2009 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए अगले प्रश्न आइए। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गैलीलियो। टेलीस्कोप की खोज किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया है। चलिए, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का राइट ब्रदर्स। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1/1000 mm। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आइए। 40 डिग्री सेल्सियस का मान कितने फ़ारेनहाइट स्केल पर बराबर होता है? तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, इसका एलपी का जो हम क्लास ले रहे हैं, एलपी का क्लास ले रहे हैं ना, उसमें आप सब लोग लगभग हम 900 फिजिक्स का प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, एलपी वाले में, जिसमें 2014 से 2022 ईस्वी तक एलपी में जितने भी एग्जाम में पूछा था साइंस वाला, तो अगर साइंस फिजिक्स कंप्लीट करना है तो वो 900 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं। वो 900 प्रश्न आप अवश्य जा करके देख लीजिए, एकदम फटाक से कंप्लीट हो जाएंगे सभी। उसमें हम सब सेल्सियस फ़ारेनहाइट एकदम डीपली तरीके से ले जा रहे हैं। या एक क्लास और भी जो
लिया जा रहा है लूसेंट का, वो लूसेंट के क्लास भी आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसका जो है प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर बहुत मतलब उसका बना दिया गया प्ले लिस्ट में स्पेशल लूसेंट वाला, तो उसमें वहां से भी देख करके आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फ़ारेनहाइट का सूत्र होता है 9/5 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 32। देखिए जहां सी डिग्री सेल्सियस है, एफ फ़ारेनहाइट है, एफ का मतलब डिग्री सेल्सियस का मान 40 दिया था, जब इसको बनाएंगे तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होगा, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें होता है? क्रोमैटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो इसमें स्टार लगाया। देखिए क्या यहां कहा जा रहा है, किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थ को अलग करने में क्रोमेट्रोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेट्रोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेट्रोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थ को उसके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो के द्वारा। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो के द्वारा। देखिए गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया। इसके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। न्यूटन ने एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति का नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए लोलक की काल्य अवधि क्या होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक की काल्य अवधि किस पे निर्भर करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। देखिए सरल लोलक की काल्य अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है और टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी होता है। ठीक है, लोलक की लंबाई पर क्या टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा जी होता है, जहां पाई और जी नियतांक है। और लोलक की काल्य अवधि लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है, ये बात बैठा लीजिए। चलिए बल का गुणनफल किसका होता है? तो एफ बराबर एम ए अर्थात द्रव्यमान, एफ बराबर एम एम और ए त्वरण हो गया, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, वह u वेग की गति करते हुए t सेकंड के बाद v वेग प्राप्त करता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो mv माइनस mu बटा टी, एफ बराबर एम ऊपर से कॉमन ले लिए तो भी माइनस यू बटा टी, अर्थात एफ बराबर एम ए तो हम बहुत पहले से याद रखे हैं जी, क्लास 9th से ही। और त्वरण का सूत्र क्या होता है? भी माइनस यू बटा टी, भी माइनस यू बटा टी होता। देखिए त्वरण का सूत्र पूछ दिया तो ए बराबर भी माइनस यू बटा टी होता। वॉशिंग मशीन की कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वह अपकेंद्रण पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण पर कार्य करता है। देखिए वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण के अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाले मशीन, ये सभी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा, प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो वह विस्थापन है जो सदिश राशि नहीं है। ठीक है, देखिए दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, यह सभी अदिश राशि है। और इसमें पूछा क्या है? अरे ये थोड़ा विस्थापन तो सदिश ही है, वही तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि सदिश राशि कौन है? तो विस्थापन है, वेग है, बल है, आयतन है जो सदिश राशि नहीं है। और वैसे वो ट्रिक आप पढ़े होंगे जिसके साथ व लगा हुआ हो वो सदिश राशि होते हैं। उसमें से 5-6 गो के छोड़ करके दाब, द्रव्यमान, आवेश, आवृत्ति, विद्युत धारा, विद्युतीय क्षेत्र, इसमें वह है लेकिन वह अदिश राशि है। बाकी जितना में वह लगल है वह सदिश राशि है। ये ट्रिक से हम सब पढ़े हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं आप ट्रिक जा करके अवश्य देख लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, सदिश राशि वे राशि है जो परिणाम के साथ साथ दिशा भी बदलती है। विस्थापन, वेग, बल सदिश राशि है। अदिश राशि वह है जो जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, जैसे आयतन एक अदिश राशि है। अगले प्रश्न पे चलिए सर।
पदार्थ के वेग और संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान किससे किससे? संवेग और वेग से क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। यहां सूत्र देख लीजिए, P बराबर एम भी नहीं होता है, P बराबर एम भी होता है कि नहीं होता? तो द्रव्यमान और वेग से क्या हुआ? P हो गया। तो यहां देख लीजिए, संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान होगा, क्योंकि P इस तरफ से इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो M बराबर P भी हो जाएगा, M बराबर P भी हो जाएंगे। तो ये P बराबर M भी सूत्र से ही संबंधित है, बस प्रश्न को उलट दिया गया। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? जो बताइए। तो 1000 मीटर होता है। और 100 मीटर में कितना हेक्टोमीटर? तो 1 हेक्टोमीटर। 1000 सेंटीमीटर में कितना डेकामीटर? तो 1 डेकामीटर होता है। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1 मीटर होता है। ठीक है, आ जाइए। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो 10 पर पावर 12 ग्राम होते हैं। 1 पिकोग्राम में कितना होता है? 10 पर पावर 12 ग्राम होते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा? आम एक लिफ्ट में खड़े हैं। नहीं, आप है जी, आम नहीं। जल्दी पढ़ने के चक्कर में देख रहे हैं ना, बहुत जल्दी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो घटना चक्र कंप्लीट हो। ठीक है, इसीलिए स्पीड और साथ में डेली वीडियो देना, ऐसी क्रियाएं लगातार चल रही है। ठीक है, तो आज फिजिक्स, कल केमिस्ट्री, परसों बायो, एकदम फटाफट एकदम चलेगा। ठीक है, और इधर छठ से पहले पहले एक सब एकदम कंप्लीट कर लेना घटना चक्र। उसके छठ से पहले पहले करंट अफेयर पर आ जाना है। ठीक है ना, एकदम स्पीडी तैयारी कीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपका भार लग रहा है, बल का कितना? देखिए जितना हमारा जो ये त्वरण है, छोटकी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण से वह नीचे आते हुए क्या हो गए? आते समय शून्य हो जाएगा। लिफ्ट पर नीचे आते समय क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। तभी तो लिफ्ट पर से जब हम नीचे आते हैं तो भारहीनता का अनुभव करते हैं, लगता है जैसे हौला हो गए हैं। लिफ्ट से आते समय, झूला झूलते समय, या किसी भी ऊंचाई से नीचे कूदते समय ना, हमें भारहीनता का अनुभव होता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलिए। देखिए क्या कह रहा है, एक यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से गिराया जाए तो एक साथ गिरेंगे तो उसके साथ क्या होगा? तो देखिए तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा, ये तो निश्चित है। दिमाग यहां ये नहीं लगाना कि पंख हौला है, और से भारी रबर है, रबर से भारी लकड़ी है, तो भारी वाला चीज पहले चल जाएगा। नहीं, वो जब वायु रहेगा तब होगा वैसा, लेकिन निर्वात में तीनों एक साथ नीचे गिरेंगे। ठीक है, देखिए कहा जा रहा, निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी, क्योंकि अंतिम वेग v बराबर अंडर रूट 2gh है और उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होगी? तो वह कांच से जाती हुई, इस ऑप्शन के हिसाब से कि कांच से जब प्रकाश जाएगा, निर्वात में ज्यादा होगा, वायु में और जल में भी ज्यादा होंगे, लेकिन कांच में जो है वह प्रकाश की चाल क्या होगी? न्यूनतम होगी। ठीक है, चलिए आ जाइए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है कब? तो प्रिज्म के द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म के द्वारा संभव है। देखिए जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, 51 नंबर प्रश्न आ जाइए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, यह प्रतिबिंब कैसी होगी? ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स की तरह प्रश्न दिए हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिले है, लेंस है उत्तल लेंस, इस पर सफेद घोड़ा का प्रतिबिंब बनाना है, बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है, तो जो इस पर प्रतिबिंब बनेंगे वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जो पूछ रहा था ऑप्शन ए ही देगा, कम चमक वाला एक घोड़ा।
कम चमक वाला एक घोड़ा देगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी कि एक उत्तल लेंस के सतह पर सफेद घोड़े के प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। काली पट्टी केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करता है लेकिन छाया नहीं डालती है क्योंकि वह काफी पतली होती है, इसलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए आज अगले प्रश्न पे आइए। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा। देखिए किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है परंतु वास्तव में यह नहीं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग में सबसे उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल। निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोवोल्टिक सेल। देखिए फोटोवोल्टिक सेल को सामान्य तौर पर सौर सेल कहा जाता है। यह एक प्रकार का गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है। इस प्रकार फोटोवोल्टिक सेल डिजिटल अनुप्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। उल्लेखनीय है कि सौर्य प्रकाश फोटोन से बना होता है। इस फोटोन को अलग अलग मात्रा में ऊर्जा संचित होती है जो सौर्य स्पेक्ट्रम के विभिन्न तरंगदैर्घ्य के अनुरूप होता है। विदित हो कि फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक पदार्थ से बने होते हैं। जब फोटोन इस सेल से टकराते हैं तो वे उसमें ऊर्जा संचित कर देता है, जबकि में अन्य दिए गए विकल्पों इसके ठीक विपरीत होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्रकाश उत्पादित करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने में किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में किसके परिवर्तित करने में किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण में। देखिए बॉल बेरिंग छोटे गेंदनुमा गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होती है जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा? फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वो हाथ को पीछे खींचता है जिससे उसे चोट कम लगे। चलिए अगले देखिए क्या कहा जा रहा। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल के गोल में पकड़ने के बाद उसके हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। देखिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने को समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह गेंद पर लगने वाले बल को कम कर देता है। ठीक है, चलिए अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। देखिए किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंगदैर्घ्य को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग ही होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। क्या कहा जा रहा? जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वह राशि में अपरिवर्तित रहता है। तो आवृत्ति है जो कभी नहीं बदलता है। ध्वनि तरंग का जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में भी जाएगा तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलते हैं, जबकि आयाम, चाल और तरंगदैर्घ्य यह सभी बदलता है, लेकिन ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वह कभी नहीं बदलती है। ठीक है, देखिए ध्वनि एक स्थान से दूसरी स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है।
ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए, वायु में ध्वनि तरंग होता है तो कैसा होता है? अनुदैर्घ्य होते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। देखिए, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहलाते हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होता है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा अनुदिश दोलन करते हैं, इसीलिए ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक करते हैं? देखिए, नैफ्थलीन एक गोली है जिसको हम सब जब गर्म करते हैं तो यह सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। और नैफ्थलीन देखते हैं कपड़ा में जो देने वाला होता है, कपड़ा में रखने वाले जो नैफ्थलीन की गोली का ही प्रयोग करते हैं। अब रेत में मिला दिए, नैफ्थलीन में गर्म कर देंगे, नैफ्थलीन बाष्प बन के उड़ जाएगा तो वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाएगी। कौन क्रिया? ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा। देखिए, नैफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। यह रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था में ग्रहण किए ही बदल जाता है। ठीक है, देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो वाट होता है। देखिए, भौतिक शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होते हैं, और P बराबर W/T होता है। सूत्र हो गए। ठीक है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है जो जूल प्रति सेकंड के बराबर भी होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर, ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा, या पोटेशियोमीटर के द्वारा विद्युत वाहक बल, या गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत प्रतिरोध। तो कौन सही नहीं है? तो देखिए, ये तो सही है, वोल्ट मीटर से विभवांतर, विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से, विद्युत धारा ए मीटर में मापा जाता है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर में मापते हैं, जबकि विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, गैल्वेनोमीटर में नहीं। इसीलिए ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। टरबाइन या डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है टरबाइन के द्वारा या डायनेमो के द्वारा। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिए, टरबाइन एक डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जो पूछा है, कौन सा कथन गलत है? तो यह एलईडी में पार प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। एलईडी में पारा का प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये बात गलत है। देखिए, एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा को कम खपत करता है, ये बात सही है। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करता है, ये भी बात सही है। एलईडी में पारा का प्रयुक्त नहीं होता जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, ये बात गलत है। एलईडी ट्रैफिक सिग्नल लाइट में भी प्रयोग होता है, ये भी बात सही है। देखिए, एलईडी एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फेट और इंडियन गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता है, गैलियम नाइट्राइड का उपयोग किया जाता है। तो एलईडी में गैलियम नाइट्राइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए। केंद्रामुखी केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना।
केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना केंद्राभिमुखी बल के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आइए अगले देखिए क्या कहा जा रहा। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहां अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। कौन बल? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। आइए अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो वह गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में शामिल होता है। देखिए घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक और गतिशील गुणांक कहा जाता है, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता अर्थात कोई कार्य नहीं किया जाता है और कार्य ऊर्जा स्थानांतरण नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण बल के विरुद्ध गति करते हैं जिससे उष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है अर्थात गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित होती है। देखिए अगले प्रश्न में आइए, एक बस सीधी रास्ता पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेजी से मुड़ जाता है। बस में बैठी यात्री तो बाईं ओर झुक जाएगा। अगर बस दाईं ओर मुड़ा तो उसमें बैठा बाईं ओर झुक जाएगा। जड़त्व के नियम से अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए, ठीक है ना। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ता है, बस का जड़त्व बदल जाता है, लेकिन यात्री जड़ता अब भी सीधी दिशा में ही होती है, इसीलिए वह बाईं ओर रहता है। जैसे वो बाईं ओर ही बैठा रहेगा, लेकिन बस जो दाईं ओर झुका तो उसका शरीर का निचला भाग दाईं ओर चल जाएगा और बाईं जो पूरा शरीर का ऊपर वाला भाग स्थिर रहेगा तो बाईं ओर झुका हुआ प्रतीत होगा। जबकि यात्री बाईं ओर झुकने का प्रयास नहीं करता, वो ऑटोमेटिक झुक जाएगा बाईं ओर। इसमें उस यात्री को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सर अगले प्रश्न आइए, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता और स्ट्रिंग्स को उपयुक्त रूप में बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश करता है? ऐसा करके जैसे देखते होंगे कि जो वाद्य यंत्र बजाने वाले जो ऑर्केस्ट्रा होते हैं उसमें तार उर को कसते रहता है, तो उसमें वह क्या बरकरार रखने के लिए ऐसा करता है, तो वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को बांधना चाहता है। ठीक है, तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को बांधना चाहता है। देखिए किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार वादक तनाव को समायोजित करना तथा तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह सितार के तार को आवृत्ति का समायोजित करता है। ठीक है, समायोजन एक इलेक्ट्रॉन सिग्नल के भीतर आवृत्ति घटकों के बीच संतुलन अन्य उपकरण की आवृत्ति के साथ मिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जले तो कितना बिजली खपत होगा? देखिए इसमें निकाला जाएगा, इसका आंसर तो एक इकाई होगा। देखिए 100 वाट को अगर 10 से गुणा कर देंगे तो 1000 किलोवाट घंटा आ जाएगा और 1000 किलोवाट घंटा को ही एक यूनिट कहा जाता है। अर्थात 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जल जाए तो 1 यूनिट बिजली खपत हो जाएगी। ठीक है, चलिए आ जाइए, न्यूमेरिकल ही दिए। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट को कुल प्रतिरोध है जो 1.403 दिया है किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है, एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है, तो दूसरे प्रतिरोधकता का मान कितना होगा?
देखिए, तो इसमें कौन क्रम में जोड़ा गया? समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये सूत्र समानांतर क्रम के लिए। और श्रेणी क्रम के लिए r बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। देखिए, तो ये समानांतर क्रम का सूत्र हो गया। और इसमें कुल प्रतिरोध इसको पहले बना लिया गया। देखिए, तो भिन्न के जोड़ बना लिया गया है, ठीक है। और भिन्न के जोड़ बनाने के बाद R इंटू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 है। कुल प्रतिरोध कितना दिया गया? 1.403। और उसके बाद R1 और R2 2R2, क्योंकि दूसरा प्रतिरोध कितना दे ले? R1 एगो प्रतिरोध 2 दे लेते, 2 R1 के जगह 2 रख दिए और R2 से गुना हो गया, यानी 2 रख दिए। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4.70 किलो ओम आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आइए। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है किसका? अमोनियम क्लोराइड का। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। देखिए, एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युतीय अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न है, डायनेमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? डायनेमो करता है। देखिए, डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनेमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र के घूर्णन करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। अगले प्रश्न है, विद्युत मोटर में प्रयुक्त होते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होता है। कितना होता है? तो एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल से 100 डेसिबल रब का प्रबलता स्तर संगत होता है। एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के कारण ऐसा होता है। देखिए, 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होती है। ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल में मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ध्वनि स्तर 45 डेसिबल एवं रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया गया है। 85 डेसिबल से उच्च स्तर पर होने वाले ध्वनि क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं, ठीक है। चलिए, क्या कहा जा रहा है? एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रही पिंड के निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा? तो गतिज ऊर्जा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रही पिंड में कौन स्थिर रहेगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। देखिए, जब कोई पिंड क्षैतिज वृत्त स्थित गति चाल से घूम रही है तो उस पिंड की गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है। जब पिंड एक क्षैतिज वृत्त में घूर्णन करता है तो केवल वेग, त्वरण, बल की दिशा प्रत्येक समय लगातार बदलती रहती है, लेकिन उनके परिणाम के संदर्भ में परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। देखिए, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर के तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सुक्रालोज है। देखिए, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में कौन सा एक है? तो वह सुक्रालोज होते हैं। कौन होते हैं? सुक्रालोज होते हैं। देखिए, सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर तथा चीनी का विकल्प है। अधिकांशतः अंतःग्रहण सुक्रालोज शरीर के विभक्त नहीं कर पाता है, इसलिए यह गैर कैलोरी युक्त होते हैं। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका ताप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, वह सुक्रालोज होते हैं।
अगले प्रश्न पे आइए। दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? देखिए, निकट दृष्टि दोष में आप जानते हैं ना कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है, जबकि दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखते हैं। इसीलिए जब निकट दृष्टि दोष हो तो उसे मायोपिया कहा जाता है, और इसीलिए ऑप्शन ई लिया है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को आसानी से देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तु को वह नहीं देख पाता है। यह सामान्य नेत्र की फोकस दूरी घट जाने के कारण नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ता है तथा लेंस की क्षमता में वृद्धि के कारण ऐसा होता है। इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष को किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा उपचारित किए जाते हैं। ठीक, और दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो ए मीटर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो ए मीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। ए मीटर विद्युत धारा मापक यंत्र है। पोटेंशियोमीटर किसी सेल के ईएमएफ का मापन करने वाले उपकरण होते हैं। ठीक है, चलिए, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ए मीटर से। विद्युत धारा का माप ए मीटर से किया जाता है। चलिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो प्रिज्म से रंग को अलग अलग किया जाता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो वह प्रिज्म से अलग अलग किए जाते हैं। देखिए, आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों में विभक्त हो जाता है, जो 7 रंगों में विभक्त होते हैं। बैगनी रंग, जामुनी रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी और लाल रंग होते हैं। बैजानी पिनाला से हम सब बहुत पहले ही इसको याद किए हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका एक संबंध है? दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से, प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी की मापक है, जिसका प्रयोग तारों और ग्रहों के बीच की दूरी के आकलन के लिए किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो उसका फोकस दूरी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंस की शक्ति P दिया है कई डायोप्टर? 2 डायोप्टर। तो F क्या होगा? F क्या होगा? तो F बराबर 1/P होता है, या P बराबर 1/F होता है। देखिए, P बराबर 1/F या F बराबर 1/P। जब इसको हम सब 1.2 किए तो 0.5 मीटर आया, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए, चुंबकीय सुई, चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो यह उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर संकेत करता है। इसमें दक्षिण नहीं दिया, उत्तर दिया है जी। उत्तर लीजिए कि चुंबकीय सुई किस तरह संकेत करती है? तो उत्तर की ओर। ठीक है, और एक बात बता दें कि इससे पहले हमने साइंस से पहले जितने भी इकोनॉमिक्स, सिविक्स हो और हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ये सब सभी वीडियो हम दे चुके हैं। तो आप सब लोग अगर वो नहीं देखें तो अवश्य जा करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, अभी तक साइंस में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। यह पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होता है। चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तरी दिशा की तरह संकेत करती है। अगले प्रश्न आइए सर। चुंबकत्व या अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो प्लैटिनम के द्वारा। चुंबकत्व या अनुचुंबकीय सिद्धांत में से किसके द्वारा प्रदर्शित होते हैं? प्लैटिनम के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। देखिए, अनुचुंबक
अनुचुंबकत्व चुंबकत्व का एक रूप है जिससे कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंतरिक प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थ को प्लैटिनम शामिल करते हैं। देखिए, पीतल किसका मिश्र धातु है? पिताजी, तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। ठीक है, पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, देखिए पीतल है जो, पीतल में तांबा कॉपर है जो 80% और जस्ता 20% से मिलकर मिश्र धातु से बनाया जाता है। पीतल का उपयोग बर्तन तथा तार बनाने में, मशीन में या कारतूस इत्यादि में किया जाता है। मिश्र धातु के लिए गुण उसके अवयवी तत्वों को प्राय अलग होते हैं, जैसे इस्पात अपने मुख्य अवयवी लोहे की अपेक्षा अधिक मजबूत होती है। अगले प्रश्न आइए, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। देखिए, श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है। ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लोपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। चलिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 ईस्वी में भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। देखिए, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अपेक्षिता का सिद्धांत किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन के हेतु प्रयोग इसका किए जाते हैं। चलिए, कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़न गैस छोड़ने से। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन एवं शीशे की एक मिश्र धातु होता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो टीन और शीशा की एक मिश्र धातु होती है। देखिए, फ्यूज एक छोटा तार का टुकड़ा है। यह रांगा शीशा का मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न होता है। लघुपथन, अतिभारण और वोल्टता वृद्धि आदि के कारण जब परिपथ में धारा निर्दिष्ट मान से अधिक हो जाती है तो फ्यूज गलकर टूट जाता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के नुकसान होने और संभावित दुर्घटना टल जाती है। अगले प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? तो पारा है। भी ऐसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा या उष्मीय प्रवाह ना हो तो कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं उष्मा का चालक होता है, लेकिन अन्य धातुएं की तुलना में लेड और पारा उष्मा का चालकता कम होती है। लेड की उष्मा चालकता लगभग 34.7, जबकि पारा में उष्मा का चालकता 8.31 होता है। देखिए, ऑडियोमीटर क्या मापता है? ऑडियोमीटर ध्वनि की गति मापता है। ऑडियोमीटर क्या मापते हैं? ध्वनि की गति को मापा जाता है ऑडियोमीटर के द्वारा। देखिए, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। इसी प्रकार स्टेथोस्कोप से हृदय गति मापी जाती है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और अल्टीमीटर से ऊंचाई का मापन किया जाता है। तो ऑडियोमीटर ध्वनि गति, स्टेथोस्कोप हृदय गति, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, अल्टीमीटर तो ऊंचाई को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, यदि
बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में। बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए गए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा जूल में प्रदर्शित किया जाता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार्य कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। कार्य बराबर क्या हो जाता है, तो W बराबर Fs होते हैं, अर्थात बल गुना बल की दिशा में जो विस्थापन होते हैं उसे कहते हैं। देखिए, यदि बल को न्यूटन में और दूसरे को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो इसका SI मात्रक तो कार्य का जूल भी होता है, लेकिन न्यूटन और ये विस्थापन है ना, न्यूटन मीटर में भी प्रदर्शित किए जाएंगे। ठीक है, तो कार्य का SI मात्रक जूल भी होता है। ठीक है, कार्य का SI मात्रक जूल भी होता है और इसे न्यूटन मीटर में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। अतिचालक का क्या लक्षण है? शून्य प्रागम्यता। अतिचालक का क्या लक्षण है? शून्य प्रागम्यता। देखिए, वर्ष 1911 ईस्वी में डच भौतिक वैज्ञानिक H.K. ओनेस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूने को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसे विद्युत प्रतिरोधी की माप किया। ओनेस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 के ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। यह पाया गया कि न्यून ताप पर अनेक तत्व और यौगिक भी ऐसे ही व्यवहार दर्शाता है। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता है, इसलिए इनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत का संचारण में अतिचालक का दक्षता पूर्वक उपयोग किया जाता है। अतिचालक का दूसरा अनिवार्य गुण यह है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं, अपने भीतर प्रवेश करने नहीं देता है। इसे चुंबकीय प्रागम्यता शून्य हो जाती है। चलिए, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। अर्धचालक एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिससे विद्युत प्रतिरोधकता चालक से अधिक परंतु कुचालक से कम होता है और अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, सौर भट्ठी में प्रयुक्त होते हैं कौन? अवतल दर्पण। सौर भट्ठी में प्रयुक्त कौन होते हैं? अवतल दर्पण। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण। देखिए, सौर भट्ठी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। ठीक है, चलिए, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा? तो शुक्र है। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र होते हैं। देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसे सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। किसको? सौर मंडल को। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशिक उपकरण क्या है? माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशीय उपकरण क्या है? माइक्रोस्कोप है। ठीक है, देखिए, अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देखा जाता है और इसमें 2 उत्तल लेंस का उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न। देखिए, एकदम 100 नंबर प्रश्न पहुंच चुके हैं सर। आप सब लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि टारगेट फिक्स कर लिए हैं कि एलपी टेक्नीशियन, एनटीपी, ग्रुप डी, इन सब सभी तैयारी के बावजूद भी इस चैनल पे बीपीएससी का भी अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ही क्लास लगातार ताबड़तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आप कमेंट अवश्य कीजिए। या तो हमें कोई त्रुटि हो हमें, आप उसे बताइए, या आप में जो कमी है कि ये चीज हमें कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसी माध्यम से हम उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इससे ऊर्जा मिलती है हमें। चलिए, तो 100 नंबर प्रश्न देखिए। भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 का एक भाग लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम था। चंद्रयान 2 का जो नाम क्या था लैंडर का नाम? तो विक्रम था। और देखिए, जो लोग 100 तक पहुंचे हैं उसमें 170 या 180 प्रश्न के आसपास दिया, तो आप अवश्य ही और कंप्लीट कीजिएगा। हम ये जानते हैं आपके अंदर जुनून है, अफसर का गुण है आपके अंदर। ठीक है,
चलिए 22 जुलाई 2019 को GSLV MK30 M1 द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रोमचित को लॉन्च किया गया और इसके लैंडर नाम को विक्रम था। ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 HZ से ज्यादा या 20 kHz से ज्यादा। तो 20,000 HZ या 20 kHz से ज्यादा आवृत्ति को ध्वनि को अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। देखिए 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति को ध्वनि को अल्ट्रासोनिक तरंग कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसके द्वारा सुना जा सकता है। इसे गाल्टन की सीटी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आइए। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो थॉमसन प्रभाव कहा जाता है। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाता है तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न आइए। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन से तेल लगता है? स्वचालित कार में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है? तो इसमें जो तेल, कौन से तेल लगते हैं? वनस्पति तेल। स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन से तेल लगते हैं? तो वनस्पति तेल लगते हैं। देखिए स्वचालित कारों में सामान्यतः पेट्रोलियम का प्रयोग किया जाता है। गैसोलीन या पेट्रोल पेट्रोलियम से प्राप्त या व्युत्पन्न तरल मिश्रण है। पेट्रोल के शक्तिशाली घुलनशील द्रव की भांति प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टीम इंजन कैसे चलता है? ऊष्मा से। स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो ऊष्मा से स्टीम इंजन चलते हैं। देखिए भाप एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है जिसका उपयोग भाप ऊष्मा उपयोग करके यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है। भाप के इंजन बाह्य दहन इंजन होते हैं। भाप इंजन में रैनकॉन चक्र का उपयोग किया जाता है और भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया। तो भाप इंजन जेम्स वाट के द्वारा किया गया। चलिए वातानुकूलित यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने या मुक्त करने से। वातानुकूलित यंत्र किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने या मुक्त करने से होती है। देखिए वातानुकूलित यंत्र सामान्यतः एक वायु शीतक तथा एक वायु तापक होता है। वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम होने पर तापन को बढ़ाता है तथा वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु को शीतलन की क्रिया द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। वायु शीतक यंत्र संपीड़ित प्रकार का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आइए। ट्यूब लाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? तो ट्यूब के ठोस धातु पर। ट्यूब लाइट में प्रकाश किस पर निर्भर होता है? तो ट्यूब में ठोस धातु पर। देखिए ट्यूब लाइट में कांच की नली के दोनों सिरों पर टंगस्टन धातु के तंतु होता है तथा इसमें अल्प दाब पर पारे की वाष्प भरी रहती है। ट्यूब लाइट का स्विच ऑन करने पर टंगस्टन तंतु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा पारे की वाष्प के अणुओं को आयनित कर देता है जिससे दीप्त विसर्जन होता है। इसमें से कुछ प्रकाश तरंगों को तरंगदैर्घ्य अल्प होती है जिसे हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ट्यूब में ठोस धातु। देखिए क्या कहा जा रहा है। अतः एक अदृश्य प्रकाश तरंगों को दृश्य प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करने के लिए नली के भीतर की सतह पर प्रतिदीप्त पदार्थ का लेप कर दिया जाता है जो अदृश्य प्रकाश को दृश्य प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है। देखिए पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे में एल्युमिनियम पर।
पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो पंखे में एल्युमिनियम पर। देखिए, पंखे की गति की वोल्टेज से नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टेज नियंत्रण प्रेरण मोटर चालित फैन जैसे टेबल फैन के गति नियंत्रित करने की सबसे लोकप्रिय विधि है। पंखे की गति की प्रतिरोधक रियोस्टेट नियंत्रण, संधारित्र नियंत्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक नियामक विधि से भी नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग होता है किसमें? रेडियो तरंग में। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग होता है रेडियो तरंग में होता है। आधुनिक टेलीफोन में रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। चालक तारों में आवेश की त्वरित गति से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती है। रेडियो तरंग का उपयोग रेडियो और टेलीविजन संचार प्रणाली में भी किया जाता है। यह 500 के एचजेड से 1000 एमएचजेड की आवृत्ति प्रसार होती है। ठीक है, चलिए, घड़ी में समय नापा जाता है किसमें? क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्टज क्रिस्टल के द्वारा। देखिए, घड़ी में समय है जो क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। घड़ी में प्रयुक्त क्वार्टज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्टज क्रिस्टल एक पीजी इलेक्ट्रिक पदार्थ है। क्वार्टज क्रिस्टल एक पीजी इलेक्ट्रिक पदार्थ होता है। शीशे का उपयोग किया जाता है किसमें? तो इसमें स्टार लगाया, देख लेते हैं शीशे का प्रयोग किसमें किया जाता है। शीशा एक धातु है जिस नीले भूरे रंग की होती है। लेड में धात्विक चमक होता है। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक 82 होता है और इसे पीबी से चिन्हित किया जाता है। शीशे का प्रयोग विद्युत केबल स्विच की भांति कार्य किए जाते हैं। स्विच की भांति कार्य किए जाते हैं। शीशे का प्रयोग रासायनिक प्रयोगशाला में तथा बंदूक की गोलियों के निर्माण में किया जाता है। देखिए, विद्युत संचरण क्या बता रहे? विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? ऊष्मा की हानि कम करना। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है ऊष्मा के हानि को कम करने के लिए। देखिए, विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने तथा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ओम के नियमानुसार निम्न धारा निम्न प्रतिरोध हानि उत्पन्न करती है। देखिए, विद्युत शक्ति के नियम से P बराबर VI होता है, जो कि निम्न धारा का मान के लिए वोल्टेज उच्च माना जाता है। ठीक है, चलिए, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? तो उपग्रह का प्रयोग, अब स्टार लगा दिए गए क्योंकि उपग्रह का प्रयोग तो बहुत सारी चीजों के लिए जैसे मौसम विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह एक विशेष परियोजना से भेजा गया एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पृथ्वी या अन्य उपग्रह की परिक्रमा करता है, जबकि प्राकृतिक उपग्रह अंतरिक्ष में अन्य ग्रह की परिक्रमा भी करता है। एक जिप्टो के बराबर होता है 10 पर पावर -21। एक जिप्टो बराबर होते हैं 10 पर पावर -21। देखिए, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि होती है, कितना होती है? 2 सेकंड। पेंडुलम घड़ी की समय अवधि या दोलन काल 2 सेकंड होता है। ठीक है, 2 सेकंड होते हैं। पेंडुलम घड़ी का समय अवधि 2 सेकंड होता है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटकी हुई पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करते जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित क्या करता है? तो उपयुक्त में से कोई या एक से अधिक दिया। देखिए, जब बैरोमीटर का पारा धांधवर ऊपर चढ़ जाए, धांधवर बैरोमीटर का पारा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से, और उसकी पारा अगर अचानक ऊपर चढ़ रहा है तो यह क्या संकेत करता है? देखिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने वाले एक यंत्र है जिसकी सहायता से मौसम संबंधित पूर्वानुमान लगाया जाता है। बैरोमीटर की ऊंचाई अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर संकेत करती है। बैरोमीटर का पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट आंधी और तूफान को संकेत देता है। बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना देती है। तो ऊपर गया आंधी तूफान, नीचे आया धीरे धीरे गिरावट, तो वर्षा होने की संभावना। चलिए, बहुत ठंड के मौसम में पानी ... जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो विस्तार को, बहुत ठंडे मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठीक है, देखिए, बहुत ठंडे समय के मौसम में पानी का विस्तार जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। ठंडे के मौसम में जब तापमान गिरता है
तब किसी तालाब या जलीय क्षेत्र की ऊपरी सतह काफी सघन हो जाती है। काफी क्या हो जाती है? सघन हो जाती है। यह जलीय क्षेत्र के तल तक सिकुड़ जाती है। तालाब में जलीय परिसंचरण तब तक चलता रहता है जब तक तालाब में पूरी पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाती है। इस प्रकार ठंड के मौसम में पानी की ऊपरी सतह के जम जाने के बावजूद तलीय क्षेत्र में जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जिससे जलीय जीव आसानी से जीवित रह पाते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें ग्रीन हाउस गैस दिया देख कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, तो इसमें एक से अधिक होंगे, निश्चित है कि एक से अधिक होंगे ग्रीन हाउस गैस। देखिए कौन कौन होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैस है जो पृथ्वी में परिवर्तित होने वाली विकिरण को रोककर वायुमंडल को गर्मी बनाए रखता है। कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस निम्नलिखित हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन गैस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, कितने डिग्री के कोण पर? तो एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। नाई के दुकान में 2 समतल दर्पण आईना जो देखे हैं वह एक दूसरे के समानांतर रखी जाती है। देखिए समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली परत वाली कांच की पतली और चपटी चिकनी शीट होती है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधी होती है। इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर बनती है जितनी दूर पर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है। नाई की दुकान में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और यह एक दूसरे के समानांतर रखी जाती है। चलिए दिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार क्या है? ये क्या दिल्ली के सुनने का? अरे बिल्ली जी, देख रहे हैं मिसफिल। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति कितना दिया गया? तो 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, देखिए बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है। ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। श्रव्य तरंग जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, अवश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होता है, प्राश्रव्य तरंग 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होते हैं। यह डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे तंतु प्राध्वनिक इसको उत्पन्न करती है। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है कि चारों उदासीन बिंदु की संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है कि 4 उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड या चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है कि 4 उदासीन बिंदुओं की संख्या क्या होती है? 2 होती है। चलिए बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो उत्तल दर्पण। बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाले विजिलेंस दर्पण जो होते हैं वह उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह पर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रही यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में विजिलेंस दर्पण के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरण कहलाती है। देखिए एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न आइए। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके का प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। लकड़ी के गुटके से कम होता है, ठीक है ना। लोहे के गुटके का ताप
मतलब लोहा का गुटका का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ठीक है ना, इसीलिए ठंडक महसूस होता है। देखिए लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए ठंडे के दिनों में समान तापमान होने के बावजूद तुलनात्मक ढंग से लोहा का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि लकड़ी का गुटका कम ठंड लगता है। चलिए अगले प्रश्न आइए, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम से अनुभूति पैदा करती है, क्यों करती है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। एक पंखा गर्मी के मौसम में हमें आराम अनुभूति क्यों करती है? क्योंकि यह पसीना तेजी से वाष्पित होता है। चलिए अगले प्रश्न आइए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ये सब तो सब रटे हुए हैं जी। कमरे का थोड़ा ताप क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दें तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिए यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कमरे का ताप बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। अब इसको गलत कथन चयन करने के लिए पढ़ लीजिए कि इसमें एक ही गलत है, बाकी तो सही है ना, बाकी सही है ना। तो गलत कथन सी दिया है, तो देखिए सही कथन कौन सी दिया? कपास गर्मी में कपड़े के रूप में प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। बहुत अच्छा। अगले आ जाइए, सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो ये तो पता चला ना कि सीडी बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान के कोडिंग के लिए किया जाता है। यह भी सही है। और गलत क्या है? तो ऑप्शन सी गलत है। और ऑप्शन सी गलत है तो सी वाला सही क्या है? तो यहां जिक्र देख लीजिए। देखिए एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है और रेयॉन को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। तो एक्रिलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न आइए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग और दो उत्तरोत्तर गर्त की बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंग के बीच की दूरी और दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। मतलब लगातार। देखिए एक सरल आवृत्ति तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशिष्ट पैटर्न के एक निश्चित दूरी के बाद पुनरावृत्ति होती है और यह दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और हम बताए हैं इसी चैनल पे लूसेंट का चल रहा है फिजिक्स, आप अवश्य जाकर के देखिए, उसमें सभी डॉट क्लियर होंगे। बहुत अच्छे तरीके से चर्च किए गए हैं वहां। लेकिन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता? तो आवृत्ति कभी नहीं बदलती, उसका वेग बदलता, तरंगदैर्घ्य बदलता, अपवर्तनांक बदलता। प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरी माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति कभी नहीं बदलती है, वेग बदलेगा, तरंगदैर्घ्य बदलेगा और अपवर्तनांक बदलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस के बने होते हैं? तो उत्तल लेंस। देखिए ये पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। देखिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, मतलब दूर वाला तो साफ साफ दिखाई दे ही रहा, और नजदीक में ना नहीं पढ़ सकते हैं जी। तो नजदीक वाला जब नहीं पढ़ेंगे तो बीमारी कौन हो गया? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस। क्वेश्चन को घुमाया है काफी पेचीदा। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता परंतु निकट की वस्तु को, अरे दूर की वस्तु को देख सकता है जी। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को स्पष्ट देखेंगे, नजदीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देखेंगे। इस दोष से उचित फोकस दूरी को उत्तल लेंस के द्वारा उपयोग किया जाता है। आइए, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि वह दर्पण कौन सा? अवतल है। अगर कोई भी दर्पण के सामने हुए और हमरा से ज्यादा बड़ा हमरे प्रतिबिंब बने तो कौन दर्पण समझेंगे? अवतल दर्पण समझेंगे। ठीक है, चलिए आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी आसपास 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। देख लीजिए, जबकि शुष्क वायु में 332 और 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.6 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ती है, जो कि 0 डिग्री तापमान पर 332, 25 पर 346, हाइड्रोजन का तापमान 25 डिग्री पर सभ्य का है। ठीक है, तो 25 वाला पर पढ़ लीजिए। तो हाइड्रोजन का चाल होता है 1284 मीटर प्रति सेकेंड,
आसुत जल में होता है 1498 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकेंड, स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकेंड, एल्युमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 5950 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 3980 मीटर प्रति सेकेंड। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में अर्थात ठोस में ध्वनि की चाल ज्यादा होती है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, प्रकाश विकर्णीय की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग एवं कण दोनों समान होता है। प्रकाश विकर्णों की प्रकृति क्या होती है? इसके तरंग एवं कण दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। आकाश नीला लगता है, क्यों लगता है? आकाश नीला हमें क्यों लगता है? तो आकाश नीला लगने का कारण क्या है कि जो लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णन होता है, अधिक प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, देखिए, वायुमंडलीय अणु और परमाणु पर प्रकाश पड़ने से यह प्रकाश की सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देता है। इस प्रकीर्णन में बैंगनी एवं नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, नीले, नारंगी, लाल वर्णों में प्रकाश का प्रकीर्णन होते हैं। आकाश नीला प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए, रात के समय में खुले आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, इससे क्या समझा जाता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। रात में खुले आकाश में तारा टिमटिमाता है, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, रात के समय में खुले आकाश में तारे का टिमटिमाने के कारण तारों के प्रकाश की प्रकृति में वायुमंडलीय पहुंचने पर होती है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। बात खत्म। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर मान क्या होता है? 122 फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान 120 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आइए। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का स्तर बदलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल हम सब पहले भी सुने कि गिलास एगो है, गिलास में पानी भरल है, ऊपर बर्फ का टुकड़ा रखल है, बर्फ पिघल जाएगा, पानी बाहर नहीं गिरेगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बातें सही है। चलिए, वर्षा की बूंदे का गोलाकार होना, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदे का गोल होना, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे क्या होती है? गोल होती है। ठीक है, चलिए, सबसे ज्यादा श्यानता होती है किस में? तो शहद में। गाढ़ापन सबसे ज्यादा कौन होता है? शहद होता है। चलिए, महासागर में ऊंची जल स्तर कैसे आती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? तो वह चंद्रमा के कारण। महासागर में ऊंची जल तरंगे, जो ज्वार भाटा आता है उसके कारण। देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में काफी नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र तरंग ऊपर उठता है और सूर्य के द्वारा लगने वाले आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है। अतः सूर्य द्वारा जल तरंग चंद्रमा की तुलना में काफी अधिक ऊपर नहीं उठा पाता है, लेकिन चंद्रमा वाला है जो ज्यादा ऊपर उठाता है। ठीक है, चलिए, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो क्या होगा? और द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वजन बदलेगा। देख लीजिए, इसका भार बदल जाएंगे लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होते हैं। चलिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाते हैं, क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाते हैं क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलता है, क्योंकि दाब उसमें बढ़ जाने के कारण पानी उच्च ताप पर उबलता है। इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना क्या हो जाता है? जल्दी पक जाता है। चलिए, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य के उभयंतर में नाभिकीय संलयन के कारण लगातार विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होते रहती है, अर्थात नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का अंतरिक्ष में सब दिशाओं में विकिरण होता रहता है। पृथ्वी एवं अन्य सौर ग्रह को इस ऊर्जा का एक छोटा सा भाग मिलता है और पृथ्वी पर इसकी ऊर्जा होती है 4.5 गुना 10⁻6 भाग ही ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए, सूर्य का ऊर्जा का निर्माण, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए आ जाइए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को।
चलिए, वर्ष दीर्घतम होता है तो प्लूटो पर, वर्ष दीर्घतम होते हैं प्लूटो पर। देखिए प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमा काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। विद्युतीय चुंबकीय तरंग का वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। वे तरंग जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इसका चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। देखिए प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो वह कांच में। प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो कांच में होगी। देखिए जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल, वायु में कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति भी कांच में क्या होती है? न्यूनतम होती है। चलिए आ जाइए सूर्य के प्रकाश का धरती किस सतह पर पहुंचने में लगने वाले समय। अरे सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड या 8.5 आसपास में यही है, 8.5 मिनट। ठीक है, देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 499 सेकंड या 8 मिनट 59 सेकंड होता है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 है, 8 मिनट 30 सेकंड दिया गया है। ठीक है, अतः इस तरफ विकल्प सी ही होंगे। चलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट पूरी नहीं, 8 मिनट 20 सेकंड। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन दे ले है तो 8 मिनट नहीं मार देंगे। अगर 4 ऑप्शन होता तो 8 मिनट लगाते, लेकिन नहीं दिया है, इसलिए 8 मिनट 19 सेकंड या 20 सेकंड। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। बृहस्पति का व्यास 1,39,822 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट FAST भाषा नहीं है। देखिए बाकी ये सभी भाषा हैं। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो टंगस्टन का, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मिश्र धातु में प्रतिरोधकता होने उन्हें बनाने वाले शुद्ध धातु की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है। अतः उच्च ताप पर इस शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं करता है। इसके कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि समान विद्युत तापन युक्ति में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्युमिनियम का प्रयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तार के निर्माण में किए जाते हैं। चलिए आ जाइए, निम्नलिखित में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम। अर्धचालक ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थ के विद्युत प्रतिरोधी का मान चालक एवं विद्युत प्रतिरोधी के बीच होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। यह सामान्यतः चालक होती है, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे एनवे प्रकार और पीवे प्रकार का अर्धचालक बन जाता है, जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर में होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक के अवयव कौन होते हैं? अर्थात नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन से विकल्प गलत है? तो देखिए हम गलत वाले विकल्प को पहले पकड़ लेते हैं, ए वाला है। अब है जो कि सही वाले विकल्प पे हम सब चल देंगे। देखिए पहले गलत का ही हम चर्च कर लेते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यह बात तो गलत है क्योंकि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान नग्न होता है, बात सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु के प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर्य ऊर्जा। निम्नलिखित में वैकल्पिक ऊर्जा का भंडार कौन है? तो सौर्य ऊर्जा है। चलिए परमाणु बम का सिद्धांत कौन पे कार्य करते हैं? तो नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर कार्य करते हैं। देखिए हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो वह अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर।
हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। देखिए, हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर अपने से बड़ा नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा युक्त होती है। चलिए, वायु में कौन से नोबेल गैस नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें रेडॉन गैस नहीं पाया जाता। वायु में रेडॉन गैस, रेडॉन जो नोबेल गैस है, गैस नहीं, कौन नोबेल गैस है जो नहीं पाया जाता? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडन, रेडॉन है ना, इसमें रेडॉन है जो नोबेल गैस नहीं है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाया जाता है, बाकी हीलियम, नियोन, आर्गन वायु में पाए जाते हैं। चलिए, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो इसको मापते हैं हम सब वाट में। बिजली की खपत को किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा? तो यूरेनियम भारी धातु इस ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 92 होता है और द्रव्यमान 238.08 होता है। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो इसे छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 में। इनसैट 2A कब छोड़ा गया? 10 जुलाई 1992 ईस्वी को छोड़ा गया। चलिए, यहां से रासायनिक विज्ञान शुरू होंगे। ठीक है, तो आप सब लोग फिजिक्स अवश्य कंप्लीट कर लिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कम समयों में प्रयास किए गए हैं। ठीक है ना, आपको समाप्त करने के लिए। तो चलिए, बने रहिए इस परिवार पर। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। अवश्य ही ऑफिसर बनिएगा अगर आपने सपना देखा है तो।